नमस्कार, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को पहले से पता है कि आज संडे है, तो आज हम आपके लिए संडे स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप सीपी नेट, एम्स नर्सिंग, आरयूएचएस, पैरामेडिकल एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी 2022 में कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन है जो थ्योरी से पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ इस क्लास को। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचते रहे। दूसरी बात, वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी शेयर कर दो, उसके बाद क्लास को कंप्लीट देखना। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 176। देखो, हम इस चैनल पर 500 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रही हूँ, जिसमें हम आपको 175 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं, जो क्लास 1 से लेकर 11 तक है। 11 क्लासें डल चुकी है। क्लास नंबर जो है वो हमारी 12 है। अभी तक आपने पिछली सभी क्लासें नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने बायोलॉजी के सॉल्व कराए हुए, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन इसी सीरीज में लेकर आई हूँ मैं। जैसा कि आपको पता है कि ये क्वेश्चन हम होली स्पेशल के दिन लेकर आए थे, लेकिन नेट प्रॉब्लम की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो ये बचे हुए क्वेश्चन है वो आज हम आपको सॉल्व करा रही हूँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पीछे क्लासें अभी तक आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। बायोलॉजी के बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने क्लास 11 से सॉल्व कराए हुए हैं। एनसीईआरटी बेस है सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं वो सभी एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन है। तो आप पीछे क्लास एक बार जरूर देखें। और इस चैनल पर लाइव क्लास चलती है, जिसका टाइम है मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ। लाइव क्लास का जो टाइम है वो आपका रहेगा शाम 6 बजे। शाम 6 बजे आपका लाइव क्लास का टाइम रहेगा। ठीक है, पहले 7 बजे था, लेकिन 1 घंटा थोड़ा पीछे घटा के शाम 6 बजे हमने लाइव क्लास का टाइम कर दिया। तो आप अपना शाम 6 बजे जो लाइव क्लास है उसे जरूर अटेंड करें अब। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 176 पर। सूर्य उदय के पहले और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक लाल दिखाई देता है, किसकी वजह से? सूर्य जो होता है वो सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त जब सूर्य डूबता है तो उस समय मुझे इसका कलर जो होता है वो रेड दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रेड दिखाई देता है। जो किसकी वजह से? तो वो आपका प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। किसकी वजह से? ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रकीर्णन की वजह से इसका कलर जो होता है वो लाल दिखाई देता है, जो सभी का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे पहले आपने कभी शायद इस क्वेश्चन को नहीं देखा, ये न्यू क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन हमारा है कि नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? नेफोस्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोस्कोप से जो आपका वर्षा की मात्रा, बादलों की दिशा एवं गति, सागरीय लवणता की मात्रा, या सभी। तो देखो, नेफोस्कोप का जो प्रयोग किया जाता है वो बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए किया जाता है। जो बादल होते हैं उनकी दिशा, उनकी डायरेक्शन और उनके मोशन को मापने के लिए नेफोस्कोप नाम के यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सही करके जा रहे हो, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना एक बार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 178 देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 178 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी से, फिजिक्स का। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, नोबेल प्राइज मिला हुआ था। वो भी किस क्षेत्र में? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के लिए, ग्रेविटेशन थ्योरी के लिए, सापेक्षता सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, या कैथोड किरणों के लिए? तो देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। किसे, अल्बर्ट आइंस्टीन को, अल्बर्ट आइंस्टीन को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 179। वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जो एग्जाम में कई बार आपका पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को नोटबुक पे नोट डाउन जरूर कर लेना। क्वेश्चन क्या है, पाइस एक कोलाइड होता है। पाइस, सबसे पहले पाइस का जो उदाहरण है वो आपका दूध आ जाता है। यदि आपसे पूछा जाए पाइस का कोई एक उदाहरण बताइए तो पाइस में हमारा दूध आ जाता है, मिल्क। दूध जो है वो एक पाइस का उदाहरण है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर पाइस एक कोलाइड है होता है, द्रव में गैस, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का, या ठोस में गैस का, सॉलिड में गैस का, किसका हो जाएगा। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, अच्छी तरीके से रट लेना। चाहे पाइस जो होता है वो हमारा द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। दूध जो होता है वो कैसा होता है, द्रवित होता है। तो वो उसमें दूध जो होता है वो कैसा होता है, द्रव होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पाइस में इसमें क्या आ जाएगा, द्रव में द्रव का हो जाएगा, द्रव में द्रव का कोलाइड होता है ये। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 हमारा, जल का वाष्प में परिवर्तन होना एक है। जल का वाष्प में परिवर्तन होना एक है। जल यदि वाष्प में बदल जाती है, जल जो होती है वो वाष्प यानी कि भाप में बदल जाती है, तो वह कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, या जीव रसायन परिवर्तन। तो देखो जीव रसायन परिवर्तन होगा नहीं, प्राकृतिक परिवर्तन कोई होता नहीं, प्राकृतिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं हमारा। भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में से एक होगा। परिवर्तन जो है वो कितने, दो, रासायनिक परिवर्तन होगा कि भौतिक परिवर्तन होगा, केमिकल होगा या फिजिकल होगा। तो देखो आपको पता है जल या बाष्प बन के उड़ेगा, जैसे जल भी भरा हुआ है ये बाष्प बन के उड़ेगा। तो बाष्प बनने के बाद यदि इसे पुनः जल में बदला जाए तो बदल सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई चीज यदि जैसे माना कि मैंने लकड़ी को जलाया, तो लकड़ी जलने के बाद क्या वो राख से लकड़ी बनाई जा सकती है। उस लकड़ी से, लकड़ी जो हमने जलाई हुई है, लकड़ी जो हमने जलाई हुई है, उस जो जली हुई लकड़ी हमारी है, राख जो बन गई है, क्या उस राख से पुनः लकड़ी को बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। तो वो कैसा है, रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जो कोई चीज उससे पुनः बनाई जा सके, पुनः वही चीज हमारी बनाई जा सके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन, भौतिक पर जल का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण बताने होंगे। रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको बताने होंगे कि रासायनिक परिवर्तन है वो किस में पाया जाता है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, देखें कौन सबसे अच्छा और सबसे राइट आंसर देता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181 आपका केमिस्ट्री से है। निम्नलिखित में से अक्रिय यानी कि इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस कह दो या शून्य गैस कह दो या उत्कृष्ट गैस है, कई नाम है। अक्रिय गैसों के कई नाम है, उत्कृष्ट गैस, नोबेल गैस, इन्हें नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। नोबेल गैस कह दो, उत्कृष्ट गैस कह दो। शून्य वर्ग के जो तत्व होते हैं, शून्य वर्ग के जो तत्व होते हैं उनको अक्रिय गैस से कहा जाता है, ठीक है, अक्रिय तत्व। तो अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आपको कमेंट बॉक्स में सभी अक्रिय गैसों के नाम लिखने होंगे, अक्रिय गैसों के नाम लिखने होंगे। जो भी हम यहाँ पर काम दे रही हूँ वो काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो। अक्रिय गैसों के नाम लिखने होंगे, कौन कौन सी अक्रिय गैसें हैं और किस वर्ग में इनको रखा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वायु यानी कि एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में आपकी पाई जाती है, तो वो आपकी हीलियम है कि नियोन है, आर्गन है या क्रिप्टोन है। तो आर्गन जो होती है वो वायु में सबसे ज्यादा पाई जाती है अक्रिय गैसों में। इनर्ट गैस जो होती है उनमें सबसे ज्यादा जो मात्रा है हमारी वायु में वो आर्गन गैस की है, जो आपके बल्ब में प्रयोग की जाती है। किसमें प्रयोग की जाती है, बल्ब में, ठीक है, जो आपकी बल्ब में प्रयोग की जाती है। ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है ये आपको बताना होगा। ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है।
चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन केमिस्ट्री से भी संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण की किस रंग के प्रकाश में तीव्रतम गति से होता है? प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में तीव्रतम गति से होता है? पीला, श्वेत, लाल या अंधेरे में? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण जो सब यदि पूछा जाए आपसे किस रंग में प्रकाश की तीव्रतम गति से होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस रंग में सबसे ज्यादा होती है, किस रंग में, किस कलर में, तो वो आपके लाल कलर, रेड कलर में आपकी सबसे ज्यादा और सबसे कम पूछी जाए तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे कम जो होती है वो हरा में होती है, हरे में। ठीक है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप सोचोगे अपने माइंड में कि अरे पेड़ तो हरा होता है तो उसमें अच्छी तरीके से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती होगी हरे कलर में, लेकिन ऐसा नहीं है। पेड़ भले ही हरा है लेकिन हरे रंग के लिए प्रकाश संश्लेषण ज्यादा तीव्र नहीं होता है, बहुत स्लो चलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत स्लो होती है। लेकिन वही लाल कलर में बहुत ज्यादा होती है, लाल प्रकाश में। आपको पता है प्रकाश में 7 कलर होते हैं। प्रकाश में कितने कलर होते हैं? 7। जो प्रकाश आता है उसमें कितने कलर होते हैं? 7, विविग्योर। तो इस प्रकार से आप याद कर लेना कि सबसे ज्यादा जो होती है वो लाल में और सबसे कम पूछा जाए तो हरे में। ठीक है, बादल भले ही हरे हैं लेकिन हरे में सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 183। क्वेश्चन नंबर 183 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शीशे के संचयन वाले सेल, जो शीशा संचयन सेल होते हैं, शीशा यानी कि लेड, शीशा यानी कि क्या हो जाएगा? लेड, पीवी जो आपका होता है, पीवी के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? पीवी यानी शीशा के संचयन वाले सेल में किस से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फॉस्फोरिक या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 यानी कि आपका नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल का? तो शीशे संचयन वाले जो सेल होते हैं उनमें हमारा किसका प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। शीशा यानी कि लेड संचयन वाले जो सेल होती हैं उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 184। क्वेश्चन नंबर 184 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। माचिस की तीली का काला भाग मूलतः बना होता है। माचिस की तीली का काला भाग मूलतः बना होता है। कुछ तो अब इसमें देखना, ज्यादातर जो ऑप्शन बताएंगे वो काला फॉस्फोरस बताएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि माचिस का जो ऊपरी का तीली वाला जो भाग होता है, ऊपर जिसे माचिस जो जलती है वो काला होता है, तो वो काले, आप समझोगे कि अच्छा वो काले फास्फोरस से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। माचिस की तीली का जो काला भाग मूलतः जो बना होता है वो लाल फॉस्फोरस का बना होता है। किसका बना होता है? लाल फॉस्फोरस का बना होता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका फॉर्मूला बताना होगा। लाल फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा वो सी राइट हो जाएगा। माचिस की तीली का जो अगला भाग होता है वो लाल फॉस्फोरस का बना होता है, जो हम प्रयोग जलाने में करते हैं जिसका। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 हमारा, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक समतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 0, अनंत, ऋणात्मक या सभी? देखो, जो दर्पण या लेंस वाला जो चैप्टर आपका है प्रकाशिकी से संबंधित है, ये ऑप्टिक्स से संबंधित है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो ये चैप्टर आप अच्छी तरीके से पढ़ ले, ऑप्टिक्स वाला। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है। कैसी होती है? इन्फिनिटिव यानी कि अनंत होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी राइट हो जाएगा। एक समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कैसी होती है? अनंत होती है, कोई उसकी सीमा नहीं है, अनंत तक चली जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 186 पर। बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे सभी क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका वैसे भी, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखना। और अच्छे क्वेश्चन से लग रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दे, क्लास को लाइक कर दे और एक बार शेयर जरूर कर दे दोस्तों के साथ। एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे जिससे आगे वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा जब सपोर्ट करोगे, शेयर करोगे, तभी आपको ये लगातार चैनल वीडियो दे पाएगा।
ठीक है, आपके सपोर्ट से ही वीडियो आपको मिलेंगी, वो भी फ्री में वीडियो मिल रही है। तो आपका सिर्फ इतना ही होता है करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्री में आपको चीजें जो प्रोवाइड हम करा रही हूँ वो इसी वजह से कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 186 है कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट का नाम बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कौन सा है? उपग्रह किसे कहते हैं? तो वे पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, वे पिंड जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपग्रह, सैटेलाइट्स। तो देखो, पृथ्वी की कक्षा में जो सबसे पहले जो स्थापित किया गया जो उपग्रह था वो आपका कौन सा? मैरीबर, स्पुतनिक फर्स्ट, अपोलो या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्पुतनिक। स्पुतनिक नाम का एक उपग्रह था जो कृत्रिम बनाया मनुष्य के द्वारा बनाया गया था, जो पृथ्वी की कक्षा में सबसे पहले स्थापित किया गया था। पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का ग्रह है। पृथ्वी क्या है? एक प्रकार का ग्रह है, प्लेटनेट्स है जिस पर हम रहते हैं। और सबसे पहले यदि इसमें जो कृत्रिम उपग्रह हमारा बनाया गया था वो कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। और यदि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम बताओ, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा होता है पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है, हमारा प्राकृतिक उपग्रह है, वो आपका क्या होता है? चंद्रमा होता है। आपको पहले से पता होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 हमारा, किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए, पलायन मतलब भेजने के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? पलायन वेग क्या होता है? जब किसी वस्तु को उसके जो हमारा गुरुत्वाकर्षण है उससे ऊपर जब भेज दिया जाता है वो पुनः पृथ्वी पर न वापस आ पाए। ठीक है, तो इसे कहा जाता है पलायन वेग। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति दी जाती है? तो उसे जो गति दी जाती है वो आपकी कितनी दी जाती है? 10 किलोमीटर प्रति मिनट, 11.2 किलोमीटर प्रति मिनट, या 11 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो उसे जो गति दी जाती है वो आपकी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति दी जाती है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको मीटर प्रति सेकंड भी लिखा मिल सकता है। मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि पलायन वेग का जो मात्रक, वो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन आपको यदि किलोमीटर मिल रहा है तो ये भी हमारा सही है। कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन के हिसाब से उसे न्यूनतम गति दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 हमारा है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपके एग्जाम में एक बीमा या मात्रक है जो आपके एग्जाम में वो पूछा ही जाता है। एक बीमा हो, चाहे बीमा पूछी जा सकती है, चाहे आपसे एक मात्रक पूछा जा सकता है, किसी का भी। तो यहाँ पर जो मात्रक दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक जो फील्ड है उसमें चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट जो है उसका एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? किसका? चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का। तो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। जबकि यदि आपसे पूछा जाए गॉस किसका है, तो गॉस जो आपका होता है वो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है। किसका होता है? चुंबकीय प्रेरण। नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है, चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है? गॉस होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेड ने क्या किया था? तो यहाँ पर ये भी बता देते, ऑस्ट्रेड ने यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी। विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो आपका क्षेत्र है, फील्ड है, उसकी खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो खोज करता है वो आपके कौन है? ऑस्ट्रेड है। ऑस्ट्रेड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किसकी खोज की थी? चुंबकीय क्षेत्र की खोज। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा वेबर किसका मात्रक है, वेबर किसका एसआई मात्रक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा सभी को। वेबर जो है वो किसका एसआई मात्रक होता है। चलिए, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा ये बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 189, क्वेश्चन नंबर 189 हमारा, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी?
ब्लैक होल यानी काला होल, जो ब्लैक होल होते हैं उनकी ब्लैक होल कहते किसे हैं? तो कोई तारे का द्रव्यमान, कोई तारा है, स्टार है, उस तारे का द्रव्यमान यदि सूर्य के द्रव्यमान से 15 गुना अधिक है। कितना गुना? पूछा जाए आपसे कि ब्लैक होल जो होते हैं उनका द्रव्यमान जो सूर्य के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक होता है, तब उनको ब्लैक होल कहा जाता है। तो किसी तारे का यह द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 15 गुना अधिक है। कितना गुना? 15 गुना यदि उसका द्रव्यमान अधिक है सूर्य के द्रव्यमान से, तब उसे ब्लैक होल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक होल कहा जाता है। तो ये चीज याद कर लेना, आपसे पूछी जा सकती है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के तारे के द्रव्यमान से 15 गुना अधिक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ब्लैक होल कहा जाता है। तो ये ब्लैक होल सिद्धांत की जो खोज है वो किसने की थी? तो इस सिद्धांत की जो खोज करता है वो एस चंद्रशेखर है। कौन है? चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरगोविंद खुराना ने, आपको पता है, जेनेटिक कोड की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जेनेटिक कोड की जो खोज करता है, यानी कि और आपका जो कृत्रिम डीएनए की खोज कर जो की थी वो हरगोविंद खुराना के द्वारा ही की गई थी। लेकिन आपको यहाँ पर जो याद करना है वो एस चंद्रशेखर को याद कर लेना है। ब्लैक होल सिद्धांत की जो खोज की थी वो एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी, जो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए बात करते क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 हमारा, कार्बन का न्यूनतम परसेंटेज किसमें है? इनमें से देखा जाए, इन सभी में से, तो किसमें कार्बन की मात्रा है वो सबसे कम है? जो परसेंटेज है इनमें से किसमें सबसे कम है? डलवा लोहा में, इस्पात स्टील में, कि आपका पिटवा लोहा में, या कच्चा लोहा में? तो सबसे ज्यादा जो सबसे कम हमारी परसेंटेज है जो कार्बन की, वो पिटवा लोहा में होती है। इनमें से कार्बन की जो न्यूनतम जो परसेंटेज है वो किसमें होती है? पिटवा लोहा में, जो लोहे का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। पिटवा लोहा में कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 एक जनरली क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में तो पूछा ही जा सकता है, लेकिन आपसे अदर कोई न कोई पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, कि एक मील में कितने किलोमीटर के बराबर होता है? एक मील है वो कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो याद कर लेना अच्छी तरीके से, कभी भी कोई भी आपसे एग्जाम में या बाकी कोई पूछ सकता है एक मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो वो आपके 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.61 किलोमीटर के बराबर आपका क्या होता है? एक मील होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 192। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 जूल, 4.2 गुणे 10 की पावर 4 जूल, 4.2 गुणे 10 की पावर 4 जूल, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखिए कौन इस क्वेश्चन का राइट आंसर देता है, नहीं तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में तो बता ही देंगे। ठीक है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, जो भी इसका राइट आंसर हो, और यदि आप राइट आंसर दोगे तो हम आपको बता देंगे कि यहाँ आपका सही है ये क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 193। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है। MeV का मतलब क्या होता है? तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में कितना होता है? तो याद कर लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में जो होता है वो हमारा होता है कितना? 0.15 MeV। 0.151 MeV जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में पूछा जाए आपसे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा जाए तो 0.151 बताना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि यदि किसी कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर क्या होता है? यदि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दें
तो क्या होता है? कमरे का ताप घट जाता है, कमरे के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कमरे का ताप बढ़ जाता है, या केवल ए सही है? तो देखो, यदि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में आपको पता है कौन सी गैस भरी होती है? हमारे फ्रिज में एक गैस भरी होती है जिसे कहा जाता है CFC, या फ्रेयन के नाम से भी जाना जाता है। फेरॉन नाम के गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है, फेरॉन, ठीक है, या CFC। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? तो देखो, कमरे में यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो उसका जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। कमरे का जो तापमान होता है वो कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C राइट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर, क्योंकि उसका भी तापमान जब बाहर वो जो उसमें जो गैस भरी हुई है जब वो बाहर निकलेगी तो वो गैस की वजह से कमरे का जो तापमान होगा वो कैसा हो जाएगा? बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि बिजली की खपत किस यंत्र से नापी जाती है? बिजली जो होती है उसकी खपत जो होती है, जो बिजली यूज कर रहे हैं, जो हमारी यूज में आती है, उपभोग में आती है, वो खपत जो है वो किस यंत्र से नापी जाती है? किस यंत्र से नापी जाती है? वाट घंटा में, या वाट में, या किलोवाट घंटा में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, बिजली की जो खपत होती है वो किलोवाट घंटा, KVW, ठीक है, किलोवाट घंटा में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर जो C होगा वो राइट आंसर होगा। बिजली की खपत है वो किस यंत्र से नापी जाती है? तो किलोवाट घंटा से मापी जाती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 196 पर। क्वेश्चन नंबर 96 हमारा जो है वो आपका फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है? तो जल में जब आप तैरोगे तो वो आपका न्यूटन का तृतीय नियम से संबंधित है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया, जितना आप क्रिया करोगे उतना पीछे से उल्टी प्रतिक्रिया भी होगा उसका, ठीक है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो न्यूटन का तीसरा नियम है, जिसकी वजह से हम जल में तैर सकते हैं, तो ये तृतीय नियम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो C होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तृतीय नियम का उदाहरण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197 है हमारा, कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? कोई पिंड तब तक ही ब्रह्मावस्था में रहेगा, यानी कि आराम में तभी तक वो वहीं पर ठहरा रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करता है। तो ये जो नियम है वो आपका किसका है? न्यूटन का नियम है। न्यूटन का मानना था कि जब तक किसी वस्तु, कोई वस्तु खड़ी है या कुछ भी रखी है, जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगा दिया जाएगा तब तक वो गति अवस्था में नहीं आएगी, तब तक वो वहां से हटेगी नहीं, यानी बल, ठीक है, जब तक उस पर बल नहीं लगाया जाएगा। तो ये किसका कहना है? ये न्यूटन का कहना है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। जड़त्व का मतलब होता है जब कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में तो ब्रह्मावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाए, तब तक उसे रोका नहीं जा सकता है। तो ये किसका नियम है? जड़त्व का नियम है, ठीक है, इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, न्यूटन का नियम है, ठीक है। और आइंस्टीन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक नियम दिया हुआ था जो आपको पहले से पता है, बहुत ही परिचित नियम है उनका, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। E एनर्जी है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग, यानी कि एनर्जी जो है वो हमारे प्रकाश और प्रकाश के वेग, यानी कि द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के गुणनफल के बराबर, ठीक है। तो ये जो नियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, E बराबर mc स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो ए राइट होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 हमारा है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यदि हम भूमध्य रेखा से, ये हमारी भूमध्य रेखा है और यहाँ ध्रुव जी हमारे ऊपर दो ध्रुव है, आपका एक नीचे ध्रुव हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा, ग्रेविटेशन जो आपका होगा, उसका मान कितना होगा?
जी का मान जो होगा वो आपका कितना होगा, घटता है कि वही रहता है, या 45 अक्षांश तक घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब देखो भूमध्य रेखा से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी का मान जो होता है वो बढ़ता है। कैसा होता है, बढ़ता है। यहाँ पर बढ़ता कहीं ऑप्शन में लिखा नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और जब ये नीचे की तरफ आता है, ध्रुवों से नीचे की तरफ आते हैं तो भूमध्य रेखा की तरफ, तो जी का मान जो होता है वो घटता है। कैसा होता है, घटता है। और भूमध्य रेखा पर ही बात की जाए तो भूमध्य रेखा पर जो जी का मान होता है, या विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है वो वही रहता है, यानी शून्य। ठीक है, वही आपका रहता है। ऊपर जाने पर घटता है, नीचे आने पर, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे आने पर घटता है। भूमध्य रेखा पर ही है तो क्या हो जाएगा, वही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, बढ़ता है। क्या हो जाएगा, बढ़ता है। यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर हम जाते हैं तो जी का मान जो होता है वो हमारा कैसा होता है, बढ़ता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन नंबर 199 हमारा है, जनरली क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव जो होता है वो मानव कान में हमारा 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10 सेकंड के लिए रहता है, जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का प्रभाव जो होता है वो मानव कान में कितनी देर तक रहता है? तो 1/10 सेकंड रहता है, जो यहाँ पर दिया नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं है और आपके 25 क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाते हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, या हाइड्रोजन फ्लोराइड का। तो देखो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला HF, ऐसे हाइड्रोजन, F से फ्लोराइड। तो कांच पर लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो देखिए हमने ये 25 क्वेश्चन बहुत ही जल्द आपके सॉल्व करा दिए, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लिया। ओनली 32-33 मिनट में ये क्लास आपकी कंप्लीट करा दी है। आध घंटा में ये 25 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए, जो बहुत ही जल्दी सॉल्व कराए हुए, क्योंकि और जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक जरूर करना। कुछ क्वेश्चन यदि आपको न्यू दिखे हो शेयर कर देना एक बार दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और शाम 6 बजे आपको क्लास मिलेगी लाइव, शाम 6 बजे। और सुबह वाली जो क्लास है वो बहुत ही जल्द हम स्टार्ट करेंगे आपकी। कल शायद आपको मिले तो मिल जाए क्लास सुबह, या ज्यादा से ज्यादा उस क्लास को देखते नहीं इसलिए हम डालती भी नहीं हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सुबह क्लास स्टार्ट कर दीजिए, तो हम कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में शाम 6 बजे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।